A very hearty and a warm welcome to you all students out there in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma in front of you, and today again I am here with a very interesting and a दिलचस्प टॉपिक. आपको मज़ा आ जाएगा. आज वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इनफैक्ट फ़िज़िक्स की शुरुआत है ये, और बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक ये होगा सफ़र अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखेंगे. Till now, if you have not subscribed my channel, it's my hearty and humble request to you to just do subscribe my channel and tell other people's do the same as well, so that I may feel inspired and motivated to bring all such important and informational videos for you. So आज हम लोग बहुत ही important topic न्यूटन्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं. अब न्यूटन्स की लॉ को डिस्कस करना है हमें, तो न्यूटन्स की लॉ वैसे तो 3 हैं, आप शायद 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं. वो सारी चीज़ें जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. आई विल नॉट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन इट. लेट मी सी वेदर माई कैमरा इज वर्किंग राइट और नॉट. या इट्स वर्किंग फाइन. ओके स्टूडेंट्स, सो आई वॉज सेइंग दैट वट एवर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार, we are not going to waste so much time in it, like for example inertia and one thing more, some students who really believe in making all such notes, I do believe in the same as well, but ये है कि अब इतना ज़्यादा अगर मैं नोट्स और सारी चीज़ें बताऊंगा तो वक्त लग जाएगा. उसको मैं बाकी किसी और वक्त आपको डिस्क्रिप्शन में या सारी चीज़ें दे दूंगा. यहाँ पर जो भी वक्त मिलता है आपको, वट एवर द टाइम आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, वहाँ आप कुछ सीखने की कोशिश करें, वहाँ आप कुछ समझने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी सारा मटेरियल, बाकी सारा लिटरेचर तो आपके हाथ में है ही ऑलरेडी. आपके पास बुक्स हैं और आप बुक्स को फॉलो करें. देखिए, बुक्स को फॉलो करना ज़रूरी है, नोट्स उसी से बनाएं. जो चीज़ें वहाँ समझ में नहीं आती वो सारी टॉपिक्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा अपने अथक प्रयास के द्वारा कि मैं चीज़ों को सहज बना सकूँ, आपके लिए आसान बना सकूँ. बाय नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द टॉपिक. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में NLM लिख दे रहा हूँ, ठीक है. देखिए, ऐसा है कि न्यूटन्स की 3 लॉ में पहली लॉ तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, आप जानते हैं. मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, ऐसे बात नहीं कि मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा. लॉ ऑफ इनर्शिया है. सेकंड है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड. ये इसको चाहे तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी कह देते हैं. मैं तो मैथमेटिकल लिख रहा हूँ इसको, ठीक है. और तीसरा एक्शन रिएक्शन जो है, एक्शन रिएक्शन, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये सब मैं डिस्कस करूँगा. ये जितनी भी लॉज हैं, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ यही वाली है, क्योंकि इससे ही आप सारी लॉज तक पहुंच सकते हैं. आपको मैं बताता हूं कैसे. तो पहले हम लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं, ठीक है. इनफैक्ट लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. वो ये है कि देखिए, मोशन होना या ना होना इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं. यानी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, आई एम श्योर यू वुड हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक. मैं जल्दी से सम अप करता हूँ इसको ताकि जल्दी से आप क्विकली समझ सकें. देखिए, ऐसा है, बहुत छोटे से एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको. आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपके सामने से एक ट्रेन गुजरती है. ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं. उनमें से एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं. दे आर सिटिंग जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. दे आर इन द ट्रेन एंड यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म, and the train is just running away in front of you from the platform. What you see that, like for example, you are standing in a platform. आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आपके सामने से ट्रेन जा रही है. सपोज ये ट्रेन जा रही है, आपके सामने ये ट्रेन जा रही है, और ट्रेन में बैठे हुए 2 व्यक्ति या खड़े हुए 2 व्यक्ति आप ले लीजिए. ये A है और ये मान लेते हैं B है आपका, ठीक है. ये 2 व्यक्ति, जब आप यहाँ से A को देखते हैं तो आपको A मोशन में नज़र आता है. यहाँ से आप B को देखते हैं, B मोशन में नज़र आता है. A लेकिन B को देखता है तो उसको B स्टेशनरी नज़र आता है. आप देखते हैं B को तो आपको मोशन में नज़र आता है, लेकिन A देखता है. क्या फ़र्क पड़ा नज़रिए का फ़र्क पड़ा कि आप देख कहाँ से रहे हैं. आप जहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, इस फ्रेम से ये बॉडी स्टेशनरी है, क्योंकि इस फ्रेम से, ट्रेन के फ्रेम से देखा जाए तो ट्रेन के फ्रेम के रिस्पेक्ट में B अपनी लोकेशन, अपने कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज कर रहा है. लेकिन आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आप ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप
लगातार अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, मोशन में हैं आप। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी यार स्थिर नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी शॉर्ट ऑफ इट, एवरीथिंग इज़ मूविंग। इवन जो हम जिनको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं, अभी इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या मैं समझा दूंगा। बात ये समझ लीजिए कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ एक दूसरे के परस्पर, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहा है, और यही आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। लेकिन आज हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स पहले पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक में कभी ना कभी पहुँचेंगे कि रिलेटिविस्टिक क्या है। एक शॉर्ट फॉर्म में बस मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। सिंपल शब्दों में, वो फ्रेम मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करनी हो। जैसे सपोज मुझे कार के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो देखिए वो फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में मुझे बात करनी हो अगर स्थिर है, यानी कुल मिला के यार उसकी वेलोसिटी चेंज ना होती रहनी चाहिए। मान लेते हैं आप स्थिर है तो आपकी वेलोसिटी 0 है और 0 ही बनी हुई है, तो आपकी वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है? इज योर वेलोसिटी चेंजिंग? इट्स नॉट। सपोज आप एक कार में बैठे हैं, कार स्थिर है, तो वो इनर्शियल फ्रेम की तरह काम कर रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, किसी स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, वरना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है कार, और उसकी वेलोसिटी फिर से चेंज नहीं हो रही है, तो अगेन वो इनर्शियल फ्रेम की तरह काम कर सकती है। देखो सिंपल सी बात है यार, इनर्शियल फ्रेम की तरह काम करने का मतलब ये है यार कि यहाँ उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप न्यूटन्स की लॉ लगा सकते हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है, ख़त्म कहानी। यानी वो फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन ना हो वो इनर्शियल फ्रेम है। यही कार, कुछ हमें फ्रेम बदलने की ज़रूरत नहीं है, वही कार अगर एक्सेलरेट करने लगे, अगर आप एक्सेलेटर पैर दबा देते हैं और वो तेज़ी से एक्सेलरेट करने लगती है, उसकी वेलोसिटी बदलने लगती है, तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाता है। अब उस फ्रेम में आप न्यूटन्स की लॉ नहीं लगा सकते। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम? ओके, वी आर हैविंग सम टूल्स like pseudo force and all such things by the help of which we are able to solve the problems, but नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में डायरेक्टली आप न्यूटन्स की लॉ लगाते हैं तो उसमें आंसर गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम सिंपल शब्दों में वो होता है जो वेलोसिटी जिसकी चेंज ना हो रही हो, यानी जो एक्सेलरेट ना कर रहा हो। सिंपल शब्दों में, एक्सेलरेशन जिसका 0 होगा, याद रखिए एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक्सेलरेशन इसका 0 है, यानी जिसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब दो चीज़ों का ऐसा हो सकता है, या तो वो रेस्ट पे हो तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी के बदलने की गति को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी बदल नहीं रही है तो फिर इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन जिसका 0 हो वो इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, और जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो वो नॉन इनर्शियल है। ठीक, बस इससे ज़्यादा आप बात करेंगे जब सवाल करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से मैं लॉ ऑफ इनर्शिया पे आता हूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कह रही है। मैं इसको रब आउट कर दे रहा हूँ। शैल आई रब दिस डाउन? शैल आई? ओके, ओके, आई एम रबिंग दिस डाउन एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग द लॉ ऑफ इनर्शिया इन वेरी शॉर्ट वे। आई विल ट्राई टू डिस्कस इट। देखिए ऐसा है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहती है, लॉ ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो अपनी स्टेट में है वो अपनी स्टेट को कायम रखना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं अपनी स्टेट को रेस्ट में ही रखना चाहूँगा। दिस इज़ द टेंडेंसी आई एम हैविंग, अ नेचुरल टेंडेंसी। कब तक? जब तक कि बाहर से मुझ पर कोई फोर्स नहीं लगती। अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यू आर गोइंग टू कीप योर स्टेट कांस्टेंट। अगर आप मोशन में हैं तो आप मोशन में ही रहना चाहते हैं, तो बदल कैसे जाते हैं? क्योंकि फोर्स लग जाती है आप पे। यार फोर्स अगर नहीं लगेगी तो तुम्हारी स्टेट यही रहेगी। तो आपका सवाल ये है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर सिंपली लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम नॉट, बिलीव मी डियर, आई एम नॉट। मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप किसी बॉल को किक करते हैं तो लगातार चलती ही क्यों नहीं रहती सैकड़ों सालों तक। आप किसी साइकिल को चलते हुए आप पता चला कि आपने कोई बॉडी को स्लाइड किया, आपने पुश किया,
वो चलती ही क्यों नहीं रह जाती? यार स्पेस में जाके करो, वो चलती रह जाएगी। तो यहाँ क्या है? यहाँ एयर है, यहाँ फ्रिक्शन है, यानी वो फोर्सेस हैं जो उसके मोशन को रोक देती हैं, उसके अगेंस्ट लग रही हैं, उसके मोशन को ज़्यादा देर कायम नहीं रहने देती। अगर बॉल को आपने थ्रो किया है तो थोड़ी देर में एयर ड्रैग और ज़मीन का फ्रिक्शन उसे रोक देगा। इज़ दैट क्लियर? ओके। स्पेस में इफ़ यू आर गोइंग टू किक अ बॉल and if it is not been obstructed by any object, it is going to continue in the same direction in which you have kicked. स्पेस में अगर आप किसी को ऐसा धक्का दे देंगे तो वो चलता, स्पेस का मतलब, मैं कहने का मतलब वहाँ एयर नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का ड्रैग नहीं है, वो वैक्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट वैक्यूम। वहाँ पे वो लगातार चलता जाएगा। सो लॉ ऑफ इनर्शिया सिंपल शब्दों में यही है कि आप रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, मोशन पे हैं तो मोशन पे रहना चाहते हैं। कुछ साक्षात एग्जाम्पल्स के द्वारा ये समझ लेते हैं बहुत आसानी से। आप बस में खड़े हैं, आप बस में खड़े हुए हैं और ये बस मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे ही मान लेते हैं ये आपके लेग्स हैं, बड़ा ही वाहियात कार्टून बना है, कोई बात नहीं, सपोज़ कर लीजिए कि आप ही हैं ये, ठीक है, पतले दुबले से। ये आप खड़े हैं, आपके पैर हैं, ठीक। एकदम से बस चलती है, एकदम से बस एक्सेलरेट करती है, तो आप देखते हैं कि आप पर एक पीछे की ओर लगता है धक्का। अगर आप ध्यान ना दें तो हो सकता है आप गिर जाएं। ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल सा रीज़न है। ये बस एक्सेलरेट करी तो आपके पैर जो बस के ज़मीन के, बस के फ्लोर के संपर्क में थे, वो संपर्क में थे बस के फ्लोर के, तो जब बस एक्सेलरेट करी तो आपके पैर भी उसी रेट से एक्सेलरेट किए। लेकिन आपकी पूरी बाकी बॉडी तो बस के संपर्क में नहीं है, आपके पैर संपर्क में है, तो वो आगे जाना चाहते हैं और आपकी पूरी बॉडी वहीं रहना चाहती है। तो पैर आगे निकलना चाहते हैं और आपकी पूरी बॉडी वहीं रहना चाहती है। तो एक्चुअली आपके पैर आगे निकलते हैं, आप वहीं रह जाते हैं। आपको लगता है कि आपके पैर झटका लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पैर आगे की ओर हो गए बस के साथ और आप पीछे ही रहने की कोशिश में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप पीछे गिरने की ओर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल, लेकिन अब की बार बस ऑलरेडी चल रही थी, बस चल रही थी, फिर आप खड़े हुए थे, ठीक है। एकदम से चलती हुई वी वेलोसिटी से बस ने ब्रेक मार दिया। जैसे ही ब्रेक मारा आपने देखा होगा कि आप आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया होगा, बस हो, कार हो, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है। तो चलती हुई बस तेज़ी से चली जा रही है, जब आपने ब्रेक मारा तो उस पर एक बैकवर्ड फोर्स लगने लगी। आपके पैर रुकना चाहते हैं लेकिन आपकी बाकी बॉडी तो उसी मोशन में है ना, तो पैर रुकना चाहते हैं और बाकी बॉडी उसी मोशन में है, तो पैर पे फोर्स लग रही है। अब देखो, नज़र आ रहा है कि आप ऐसे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपके पैर पीछे जा रहे थे और आप वहीं पे, जैसे वहाँ पर इस केस में पैर आगे जा रहे थे तो ऐसे गिर रहे थे, यहाँ पैर पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पैर आपके संपर्क में रहते हैं फ्लोर के, इस वजह से ऐसा होता है। यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। यहाँ आप मोशन में आपकी बॉडी रहना चाहती है, यहाँ आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है। आप फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो इनर्शिया आप फील करते हैं, है ना। वो उस फोर्स की वजह से आपकी वो संपर्क में जो बॉडी है वो आगे जाना चाहती है और आप वहीं पे रहने की वजह से, वहीं पे रहने वाली टेंडेंसी की वजह से आप गिर जाते हैं, कभी पीछे कभी आगे। ओके, इस प्रकार की बहुत सी लॉ ऑफ इनर्शिया है। एक सिक्का ले लीजिए, आप ग्लास के ऊपर रख दीजिए, पेपर के ऊपर, एकदम से पेपर आप खींच लीजिए, सिक्का वहीं गिर जाता है, पेपर आपका निकल आता है, क्योंकि जो मोशन आपने दिया वो पेपर को दिया। सिक्का अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आप बुक में देख सकते हैं। ये सब चीज़ें, these all things you would have gone through, I mean in previous classes as well. So we are not going to waste any more time on this. We are absolutely coming straight forward to the very important and second law, that is rate of change of momentum. देखो बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ अब, या जो मैंने लिख दिया, dp/dt इज इक्वल टू f। ये क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनिए इस चीज़ को। देखिए, ऐसा है, बदलता हुआ मोमेंटम, नोट इट डाउन, मोमेंटम नॉट, बदलता हुआ मोमेंटम। बदलता हुआ मोमेंटम एक फोर्स की तरह होता है। अब वो मोमेंटम बदलता हुआ इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी, यानी कोई मोमेंटम एकदम तेज़ी से बढ़ने लगे या एकदम तेज़ी से घटने लगे। अब मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप खुद देखिए, मास तो बढ़े घटेगा नहीं,
हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन पे नहीं जाने वाले हैं अभी, हम लोग रेस्ट मास, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से कहीं वो थोड़ा हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, वो सब अभी डिस्कस नहीं करूँगा। वेलोसिटी के साथ मास भी बदलता है, बट वो स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं हो सकती यार, वो लाइट की स्पीड होती है। अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो आम दिनचर्या की जो मोशन है उसमें मोशन में मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को बदलना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं वेलोसिटी को बदल के ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मास बदलने की अभी मुझमें क्षमता नहीं है। कुछ ऐसे केसेस जहाँ मास बदलने वाली होगी वो भी डिस्कस किए जाएंगे बाद में। अभी आप हैं, सपोज मैं दौड़ रहा हूँ और मोमेंटम अपने बदलना चाहता हूँ, तो क्या अपना हाथ काट के फेंक दूँ बाहर? शैल आए, मोमेंटम बदल जाएगा। पर ऐसा क्यों करोगे तुम? आसान तरीका ये है मोमेंटम बदलने का कि भैया आप अपनी वेलोसिटी बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए। आप जिस स्पीड से दौड़ रहे थे उससे धीमे हो जाइए, बदल गया मोमेंटम, या उससे तेज हो जाइए, बदल गया मोमेंटम। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आया। बदलता हुआ मोमेंटम फोर्स की तरह एक्ट करता है। अभी हम लोग मैथमेटिकली इसको देख भी सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि मान लेते हैं कि आपका मोमेंटम अभी है mu, और थोड़ी देर में आपने उसको mv कर लिया, तो आपके मोमेंटम में कितना चेंज आया? ये फाइनल मोमेंटम है, ये p फाइनल है, और ये आपका p इनिशियल है। तो जो आपके मोमेंटम में चेंज आया वो p फाइनल माइनस p इनिशियल आया, है ना, जिसको आप लिख सकते हैं mv माइनस mu। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। क्या आ गया? ये चेंज इन मोमेंटम। तो चाहो तो m कॉमन ले लो, इसको लिख लो v माइनस u। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। इस काम को करने में जो समय में चेंज आया वो मान लेते हैं t फाइनल माइनस t इनिशियल लिख लो, कि इस दौरान टाइम में जो चेंज आया वो डेल्टा t था। ठीक है, तो मान लेते हैं t टाइम में ये चेंज आया। तो ये चेंज इन मोमेंटम है और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कितना वक्त लिया, कितने वक्त में मोमेंटम कितना बदला, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ध्यान रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा है मैंने, चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं कहा। चेंज ऑफ मोमेंटम एक अलग चीज़ होती है, उसकी भी चर्चा करेंगे, इम्पल्स की, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। यानी मोमेंटम अगर बदलने में मोमेंटम बदल गया इतना, और इसमें जो समय लगा वो लगा डेल्टा टी, मान लेते हैं टी के बराबर वो क्वांटिटी आ गई। तो आप इक्वेशन फर्स्ट जानते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू बाय अगर t लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, हो जाएगा ना। तो इसकी जगह आप एक्सेलरेशन लिख दीजिए भाई, ये पूरी चीज़ एक्सेलरेशन है आपका। आ गया? आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गई? ma। पर ma तो तुम फर्स्ट फोर्स पढ़ते आए हो यार, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये तो हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैं कैलकुलस से भी आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं ये रब करता हूँ जल्दी से मैं रब करता हूँ और जल्दी से आपको बताता हूँ। ओके, जल्दी 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 जल्दी। ओके, आई एम जस्ट रबिंग दिस डाउन। फाइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोमेंटम आपका p है, ये है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। d बाय डी टी का मतलब ये होता है किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने का इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियसली किसी क्वांटिटी में क्या चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d बाय डी टी। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ p का मतलब हो गया जो भी p में चेंज आया हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस, यानी किसी इंस्टेंट पे कितना चेंज आया हो, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम अगर देखा जाए तो जरा डिफ्रेंशिएट किया हमने। तो आप d बाई डी टी क्या है आपको समझ में आ गया। p की जगह आप मास इंटू वेलोसिटी लिख लीजिए, जो मोमेंटम की वो होती है इक्वेशन। तो d बाई डी टी मास, तो इसमें m और v में दोनों क्वांटिटी वेरिएबल नहीं है। अगर दोनों वेरिएबल होती तो डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही क्वांटिटी वेरिएबल है, वो है वेलोसिटी, क्योंकि मास हम एज्यूम कर लिए कि मास नहीं बदलने वाला हमारा। जो चीज़ नहीं बदलने वाली है उसको बाहर लिख लो, और d बाई डी टी ऑफ v हो गया। तो d बाई डी टी ऑफ v, भाई इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ये तो पता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इक्वेशन ऑफ मोशंस में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये आ गया ma।
बट आपने तो पढ़ा है कि ma तो फोर्स होता है, तो इसका मतलब dp/dt इज इक्वल टू फोर्स। अब आसान शब्दों में जल्दी समझ लो, dp/dt इज इक्वल टू फोर्स का मतलब ये है यार कि किसी क्वांटिटी में अगर फोर्स तुम लगाओगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, उसका मोमेंटम लगातार बदलता चला जाएगा जब तक कि फोर्स हटा ना लो। ओके जब तक कि तुम फोर्स हटा ना लो उसका मोमेंटम लगातार बदलता चला जाएगा। ठीक, अगर dt को उधर ले जाओ तो dp इज इक्वल टू एफ dt हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? इस चीज़ को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। जब बॉडी पे इम्पल्स लगती है तो उसका मोमेंटम बदल जाता है, लेकिन बस एक बार, और जब फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम लगातार बदलता चला जाता है। फोर्स और इम्पल्स में मतलब समझ में आया अंतर? Whenever you are going to apply force, the momentum will keep on changing till you have applied the force. As soon as you are going to remove the force, the momentum will get stopped changing at that time. But impulse is what? What is force and what is impulse? F dt impulse है, F force है. Impulse is a force acting for a very short time. एक ठीक ठाक सी फोर्स जब बहुत थोड़े वक्त के लिए लगती है तो उसको इम्पल्स कहते हैं, और जब बहुत थोड़े वक्त के लिए लगती है तो मोमेंटम को बस एक ही बार बदल पाएगी ना भाई। ठीक है, बॉल तेज़ी से आ रही थी, एकदम तेज़ी से आ रही थी, तुमने बैट से उसको हिट किया, ये बॉल आ रही थी, वी वेलोसिटी से आ रही थी, तो mv उसका मोमेंटम होगा। तुमने बैट से इसको हिट किया, जैसे ही तुमने इसको बैट से हिट किया इसकी वेलोसिटी उधर हो गई, पता नहीं उसका क्या मैग्नीट्यूड हो गया, मान लेते हैं v2 मैग्नीट्यूड हो गया होगा। ठीक है, डायरेक्शन देखो बदल गया ना, तो अब इसका मोमेंटम ये हो गया। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया। चेंज कितना आया मोमेंटम में? चेंज आया mv2 जो फाइनल मोमेंटम है, और इनिशियल मोमेंटम है mv1, तो चेंज आया mv2 माइनस mv1, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। केवल चेंज आया एक बार चेंज हो गया। अब मोमेंटम दूसरा है, पहले मोमेंटम कुछ और था। तो ये चेंज किसकी वजह से आया है? उस इम्पल्स की वजह से, उस फोर्स की वजह से जो बहुत थोड़े वक्त के लिए लगी। अगर यहीं पे हम फोर्स लगाते चले जाते तो इसका मोमेंटम बस एक बार नहीं बदलता बल्कि लगातार बदलता ही चला जाता। ठीक है, इम्पल्स एक ऐसी फोर्स है जो मोमेंटम एक बार बदलती है। ध्यान रखिएगा, इम्पल्स लगी, मोमेंटम आया, बदल गया। और अगर फोर्स लगी हुई है तो फोर्स का मतलब थोड़ा, देखिए जरा मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हारा टाइम ठीक ठाक है, ठीक ठाक अमाउंट के लिए अगर फोर्स लगी है आपकी, तो वो फोर्स कहलाएगी। उस दौरान उसका मोमेंटम लगातार बदलता गया होगा जब तक वो फोर्स लगी होगी। ठीक है, और वो फोर्स बहुत थोड़े वक्त के लिए लगी है तो उसको इम्पल्स कहते हैं। वो एक झटका होता है बस। इम्पल्स एक झटका है फोर्स का, वो जो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। ठीक है, अभी इम्पल्स का पूरा चर्चा हम लोग करेंगे, चेंज इन मोमेंटम की पूरी चर्चा करेंगे, उस पर सवाल करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। दीज all topics are quite linked, quite interrelated, and they are very interesting apart from everything else. Okay, so now अब न्यूटन्स की तीनों लॉ दोनों लॉ मैंने डिस्कस कर दी हैं। तीसरे लॉ के बारे में भी शॉर्ट बताऊंगा। देखिए हर एक लॉ को, खासकर दूसरी और तीसरी, जब मैं इम्पल्स डिस्कस करूंगा, मैं जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करूंगा, तो वहाँ इनको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पहली टॉपिक है, इसमें मैं जनरली आपको फोर्स और नॉर्मल बॉडीज़ पे कैसे फोर्स की एफबीडीज़ बनती हैं, जो डायग्राम्स बनते हैं, उस पर कैसे कैसे फोर्स एक्ट करती हैं, वो सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, इसके बारे में मैंने अलग वीडियो बना रखा है, उस पर चर्चा होगी। वो जो लिंक में मिलेगा आपको, वहाँ पहुँचना है। लेकिन पहले आज के वीडियो में मैंने केवल आपको तीनों लॉ बता देनी है, और फिर उसके बाद फोर्स की एफबीडियाँ कैसे बनती हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको पहले जल्दी से मिटा देता हूँ, और मैं आपको तीसरी लॉ भी जल्दी से तुरंत बता देता हूँ। तीसरी लॉ जो कि एक्शन रिएक्शन है, यानी कि सिंपल सी शब्दों में बात बताया जाए, हर एक एक्शन के लिए मान लेते हैं एक बॉल ऐसे आ रही थी और एक बॉल ऐसे आ रही थी, दोनों कोलाइड कर जाती हैं। ठीक है, ऐसे ले लो, चलो अच्छा ऐसे ले लो।
तो ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, तो फोर्स जो ए पर बी के द्वारा लगी, फोर्स ए पर, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका ये मतलब है। और वो किस डायरेक्शन में होगी, ए पर जो बी के द्वारा फोर्स लगी होगी वो इस डायरेक्शन में लगी होगी, यानी एफ ए बी का डायरेक्शन ये होगा। ये तो वेक्टर सिंबल नोटेशन है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। और इस पर जो फोर्स लगी होगी वो लगी होगी एफ एट बी ड्यू टू ए। वो कैसी लगी होगी भाई, इस डायरेक्शन में, यानी ए पर जो बी के द्वारा फोर्स लगी होगी वो इस डायरेक्शन में लगी होगी, बी पर ए के द्वारा जो लगी होगी वो इस डायरेक्शन में लगी होगी। सिंपल सा रिलेशन कहता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ बी ए। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं, बस इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज देयर। मैं अगर उंगली से इस बोर्ड को टच करके फोर्स लगा रहा हूँ तो वो वाली फोर्स भी इन रिटर्न मेरे उंगली पे फोर्स लगा रही है। इस प्रकार की कॉन्टैक्ट फोर्स लगाने पर ये इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों हम कहेंगे इक्वल है और अपोजिट है, क्योंकि आप ये देखिए कि इंस्पाइट की ये फोर्स लग रही है, क्या मेरी उंगली में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ फोर्स, तो क्या बोर्ड में एक्सेलरेशन हो रहा है? या बोर्ड में कह रहा हूँ मेरे उंगली पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या मेरी उंगली पे कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? यार फोर्स जब भी लगेगी, याद रखिए ऑलवेज, ये जो मैं लिख रहा हूँ कि जब भी आप पर फोर्स लगेगी उसका नेट रिजल्ट देखा जाता है। अगर नेट फोर्स कुछ भी निकल के आ रही होगी तो 101% बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ही होगा। इफ एट ऑल अ बॉडी इज बीन एक्टेड बाय अ फोर्स, व्हेन वी से फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिजल्टेंट फोर्स। मान लेते हैं एक बॉडी पर एक फोर्स ये लग रही है, 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 लेकिन पता चला इतनी सारी फोर्सेस लगने के बाद जो नेट फोर्स है, ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रही हैं। कोई इधर लगा रहा है तो कोई उधर लगा रहा है। ये वही बात हो गई कि आप बीच में खड़े हैं, एक आपको इधर से खींच रहा है, एक उसको इधर से खींच रहा है, एक आपको आगे से एक पीछे से, लेकिन आप टच से मस वहीं हैं। इसका मतलब सब लोग जो ओवरऑल फोर्स लगा पा रहे हैं वो कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जगह से हिले ही नहीं। यही बात है एफ नेट, यानी ओवरऑल फोर्स जब तक निकल के नहीं आएगी तब तक बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। और अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो आप सीधा सा इसका मतलब ये निकालिए कि बॉडी पर ओवरऑल कुछ फोर्स निकल के आ ही नहीं रही है। अगर लग भी रही हैं फोर्सेस तो वो सब न्यूट्रलाइज हो जा रही हैं आपस में। आई एम श्योर आई एम वेरी मच क्लियर इन माई व्यू वट एवर आई वॉज ट्राइंग टू से, वट एवर द मैसेज आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे यू। आई थिंक इफ़ नॉट, अगेन आई एम ट्राइंग, मैंने कहा इफ़ एट ऑल अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ फोर्सेस but all those forces are not producing any acceleration in the body, we can say the net action of forces is coming out to be 0। यानी ये 100% बात मान लीजिए कि बॉडी में अगर नेट कुछ भी रिजल्टेंट फोर्स निकल के आई तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ही होगा। यही तरीका है पहचानने का कि बॉडी पे फोर्स लग रही है। अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ही होगा। इसका मतलब तभी मैंने अंदाज़ा लगाया कि जितनी ताकत से मैं उंगली से इसको दबा रहा हूँ उतनी ताकत से बोर्ड भी मेरी उंगली को दबा रहा है, क्योंकि ना बोर्ड में एक्सेलरेशन हो रहा है ना मुझ में हो रहा है। यानी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं और कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को। बुक आप टेबल पे रखते हैं तो जितना बुक नॉर्मल फोर्स से दबाता है, अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है ये सब चीज़ें मैं समझा दूंगा जल्दी से। पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। आई होप ये बात समझ में आई कि हमेशा ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, इमेजिन कीजिए, मान लेते हैं आपने एक टेबल ली। इनफैक्ट इस एक्शन रिएक्शन को मैं कुछ क्वेश्चन के ज़रिए समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब तीसरी लॉ एक्शन रिएक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, जल्दी से, समय नहीं लगाते हुए जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा है, मान लेते हैं आपके सामने टेबल है, टेबल पे आपने बुक रखी, तो टेबल है आपकी और टेबल पे आपने एक बुक रख दी। तो आप ये कहेंगे कि जितनी बुक फोर्स लगा रही होगी इस पर उतनी ही फोर्स एक्शन रिएक्शन के हिसाब से बुक पे भी लग रही होगी। और हाँ, ये बात सच भी है, क्योंकि ना तो बुक कहीं जा रही है ना टेबल कहीं जा रहा है।
देखा ना आपने, ना बुक कहीं जा रही ना टेबल कहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है अगर नेट फोर्स कुछ भी निकल के आएगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। तो एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स नहीं है। इसका मतलब अगर बुक 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही थी तो 10 न्यूटन की फोर्स टेबल भी लगा रही होगी। आप और बढ़ा दीजिए इस वेट को, आप कोई और भारी चीज़ रख लीजिए। मान लेते हैं आपने कोई भारी सा लोहे का पीस रख दिया उस पर, तो मान लेते हैं कि आपका 50 न्यूटन फोर्स लगाने लगा भाई। अब की बार तुमने बड़ी फोर्स लगा दी 50 न्यूटन वाली, तुम देख रहे हो कि अभी भी वो टेबल संभाल ली इसको। यानी इसका मतलब ये है कि ना तो इस पर नेट फोर्स निकल के आ रही ना इस पर। यानी अगर 50 न्यूटन ये लगा रहा होगा आपके टेबल पे, तो टेबल भी इन रिटर्न 50 न्यूटन इस पर फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक काम करो यार, अब तुमने क्या किया कि और भारी चीज़ तुम इस पे ले आए, एक और भारी लोहे का पीस ले आए, और अब की बार वो 100 न्यूटन का था। जैसे ही तुमने 100 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया, आपने रखा, ये टूट गई मेज। क्यों, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि इस मेज की जो अधिकतम कैपेसिटी है जो वो फोर्स लगा सकती है, देखिए हर चीज़ की एक स्ट्रेंथ होती है, हर चीज़ मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है। मान लेते हैं अधिकतम फोर्स ये लगा सकती है 90 न्यूटन की, ठीक है। तो 90 के अंदर जो भी तुम लगा रहे थे, जितना लगा रहे थे उतना वो सप्लाई कर दे रही थी। तुम 10 लगा रहे थे, वो 10 लगा के तुमको न्यूट्रल कर रही थी। तुम 20 लगा रहे थे, 20 वो लगा रही थी। तुम 50 लगाए, 50 उसने लगाया। तुम 80 लगाया, उसने 80 लगाया। तुम 90 लगाया, उसने 90 लगाया। लेकिन जैसे ही तुमने 100 लगाया यार, अरे 100 छोड़ो, तुम 90 से एक भी ऊपर बढ़े ना, तो अब उसकी अधिकतम सीमा जो है, द मैक्सिमम फोर्स विच इट कैन अप्लाई फ्रॉम इट सेल्फ इज ओनली 90 न्यूटन। तो जैसे ही तुमने 100 न्यूटन तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो जब 100 न्यूटन आपने फोर्स लगाई उस पर, तो इन रिटर्न वो अपनी मैक्सिमम ही तो लगा पाएगा ना, जो उसकी अधिकतम थी। उसकी अधिकतम इस समय 90 थी, इससे ज़्यादा थी नहीं। तो जिसकी वजह से 100 माइनस 90 10 न्यूटन की रिजल्टेंट नीचे फोर्स लगने लगी, जिसकी वजह से ये चेयर टूट गई और नेट एक्सेलरेशन आपको ये ब्लॉक नीचे मूव होता हुआ दिखाई दिया। फोर्स नेट लगी तो एक्सेलरेशन आया, नहीं लग पा रही थी, नहीं आ रहा था। तुम इस दीवार को दबा रहे हो, ठीक है, तुम और 4 लोगों को बुला के दबाओ, जितना दबाओगे उतना दीवार दबाएगी, लेकिन दीवार की भी एक कैपेसिटी है। अब तुम बुलडोजर ले आके यहाँ पे दीवार पे मारोगे ना, तो ये दीवार टूट जाएगी, ये नहीं रुक पाएगी, क्योंकि बुलडोजर इसकी अधिकतम कैपेसिटी से ज़्यादा की फोर्स लगा देगा, जिसकी वजह से एक नेट एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में मिल जाएगा। आई होप ये एक्शन रिएक्शन पार्ट क्लियर है आपको अच्छे से, ठीक है। नाउ बाय नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपको FBD बनाना सिखाता हूँ, कि क्योंकि आप कहेंगे ना बोरिंग हो जाता है, यही तो दिक्कत है। ऑफलाइन पढ़ते थे, पता नहीं कितनी कितनी देर पढ़ते थे, समझ में कुछ आता नहीं था। स्कूल में जाके पढ़ते हो, इतने घंटे पढ़ते हो, सब वेस्ट होता है। यहाँ पे देखो, वीडियो लंबा बनाने की वजह ये है कि आप एक चीज़ समझें। स्कूल में आप महीनों एक टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता, तो क्या यहाँ 2-4 लेक्चर्स नहीं हम लोग देख सकते हैं अपने समझने के लिए? ये ज़रूरी है। शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो इन्फॉर्मेशन कम होगी उसमें। अगेन, तो देखिए हम FBD बनाना सीखते हैं, हम फोर्स पे किस किस प्रकार की FBDयाँ बनती है। तो सबसे पहले मैं सीखूंगा नॉर्मल रिएक्शन बनाना, ये सबसे ज़रूरी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने बनाता हूँ। अब डिफरेंट प्रकार की FBDs कैसे बनती हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनते हैं, वो आप देखिए। मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिस्टम बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा है। इस ब्लॉक को A मान लो, इस ब्लॉक को B मान लो, इस ब्लॉक को C मान लो, ठीक है। ये पेन अच्छा लिख नहीं रहा है तो इसको बदल देना चाहिए। कहाँ गया दूसरा पेन? हाँ, ये ठीक है। ये A है, ये B है, C है। अब देखो, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, ये 2 को भी हटा देते हैं, केवल इन दोनों को ही रखते हैं ताकि हम थोड़ा और आसान बना सकें इसको। देखो ऐसा है, हर एक बॉडी पर जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से क्या है आगे समझाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, एज्यूम कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट उस बॉडी को तुम बैलेंस कर सकते हो। देखो बड़ी बड़ी बुके लोग एक उंगली बैलेंस कर ले जाते हैं ना, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका उंगली उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन से पास हो रही होती है।
तभी वो बुक बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अभी बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बाद में। देखो, सबसे पहला काम, किसी भी बॉडी में आपको उसका वेट दिखाना है। वेट हमेशा नीचे की ओर दिखाया जाता है, हमेशा यही डायरेक्शन होगा, ऑलवेज, कोई और नहीं होगा। कितना होगा? जो उसका मास है इनटू जी, इतना वेट नीचे की ओर लग रहा होगा। ज़मीन मान लेते हैं, ज़मीन पे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ज़मीन एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, तो ज़मीन एक रिएक्शन लगा रही होगी, इस पर आर लगा देते हैं। एक्चुअली ये आर भी जो लगता है, अगर बॉडी एकदम स्ट्रेट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होता हुआ आर बनाते हैं। चलो, लेकिन यहाँ हम थोड़ा अलग बना दिया समझाने के लिए ताकि हौश पौश ना हो, लेकिन याद रखना आर वैसे एग्जैक्टली ऐसी डायरेक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ सिंपल कर देते हैं। चलो, ये ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ये ए है, ये बी है, ये ज़मीन है। बी पर बी जो मास लगा रहा है नीचे वो mg लगा रहा है मान लेते हैं, इसका मास m ले लेते हैं, इसका मास स्मॉल m ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मास तुम, अच्छा, और जिस पर ज़मीन इस पर रिएक्शन लगा रही होगी ऊपर, r ऐसे दिखा दीजिए आप। इसी प्रकार से जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो और उन दोनों में कोई फोर्स लग रही हो, यानी वो बॉडी एक दूसरे को दबा रही हो, तो सिंपल तुम यार दो एरो बना लिया करो, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। ज़रा मैं ये बात आपको समझा दूं क्लियर से कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, लेकिन वो दो अलग अलग बॉडीज़ पे लगती हैं। ज़रा मैं ये क्लियर कर दूं, वो दोनों एक ही बॉडी पे नहीं लगती। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी को, दूसरी बॉडी को ऐसे दबा रहा हूँ, मान लेते हैं ऐसे दबा रहा हूँ, ठीक, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो ये वाली लगा रहा हूँ और ये वाली फोर्स इस पे लग रही है। इन रिटर्न वो भी मुझ पे उतनी ही फोर्स लगा रहा है, तो ये वाली जो फोर्स है वो मुझ पे लग रही है। अगर इन बॉडी को दोनों अलग अलग बनाओगे ना, तो ये वाली फोर्स ही इस बॉडी पे दिखाओगे और उस वाली बॉडी पर ये वाली फोर्स दिखाओगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप जैसे ही जितने कांटेक्ट हो, हर कांटेक्ट पे, अगर ज़मीन हो तो ज़मीन पे दिखा दिया आपने। अब ये एक कांटेक्ट है तो आपने दो एरो बना लिए। इन दो एरो में जो ये ऊपर वाला एरो है वो इस बॉडी पे लग रहा है और नीचे वाला एरो जो है वो इस बॉडी पे लग रहा है। ये बात समझ में आई आपको? कोई कन्फ्यूजन है बताइए? आई एम श्योर देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। और इस बॉडी पर जो इसकी ग्रेविटी नीचे लग रही होगी वो तो लगी रही होगी, जिसको हम लोग mg लिख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग देखते हैं। ये सारी बॉडीज़ को जो भी फोर्सेस उन पे एक्ट कर रही हैं, अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में देखने को ही फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स दैट यू हैव टू सेपरेटली ड्रॉ अ बॉडी एंड ड्रॉ ऑल सच फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन इट सेपरेटली। ओके, ए बॉडी को बनाते हैं, तो ए बॉडी को मैंने अलग बनाया, देखिए उसका वेट नीचे लग रहा था mg, ठीक, और ये जो ऊपर की ओर एरो बना है इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था ऐसे। इसको हम लोग n नाम दे देते हैं। ये n, ये जो ऊपर और नीचे एरो है दोनों n है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड इसका सेम होता है। ठीक है, सो वॉट एवर द फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, द सेम फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, तो ऊपर इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, ठीक, और ऊपर वाली बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं लग रही, बस इस पे इतनी है। बड़ी वाली बॉडी जो आपने बना रखी है उसको ऐसे बना लीजिए, उसकी ग्रेविटी नीचे ऐसे लग रही होगी, कैपिटल mg। ठीक है, ज़मीन जो रिएक्शन दे रही है वो ऊपर की ओर दे रही है, उसको आपने ऐसे r लिख लिया। ठीक, अब ये जो नीचे वाला ऊपर वाली बॉडी की वजह से जो दबाव पड़ रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है ऊपर, उसको भी बाबू बना दो ऐसे, ये ऐसे n। ठीक है, अब सेपरेटली ये बन गया, ये FBD ये बन गई, ये FBD ये बन गई। अब मैं इसका इक्वेशन लिखना सिखाता हूँ आपको कि इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। देखो, मैं ऊपर वाले को यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ सो दैट आई कैन राइट द इक्वेशन। देखो, देखिए, कन्वेंशनली ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन फिर दूसरी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आप किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, आप नीचे वाले को पॉजिटिव मान लीजिए तो ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, तो
ये बात हमेशा याद रखिए। और जब एक्सेलरेशन लगता है बॉडी में, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन में आसान बनाने के लिए चीज़ों को, हम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा होता है उसको ही पॉजिटिव मान लेते हैं। डजेंट मैटर वो कोई भी डायरेक्शन हो, हम उसको ही पॉजिटिव मानते हैं। किसी में जब एक्सेलरेशन लगेगा तो मैं समझाऊंगा। इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो मान लेते हैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो हमने लिखा n। ये क्या लिखना है जा रहे हो तुम? फोर्स नेट, जो भी नेट फोर्स लग रही है इस बॉडी पर, है ना। FBD बना लिया, अब इक्वेशन लिख रहे हैं। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, प्लस mg जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो माइनस mg लिख लो। ये आ गई नेट फोर्स, और ये बराबर होगा F नेट जो होता है बराबर उस बॉडी का मास इंटू जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन है। बस यही लिखना होता है हमेशा हमें। तो n प्लस माइनस mg हमने इस पर बनाया, इज इक्वल टू जो इसका मास है, मान लेते हैं इसका मास m है, और इसका एक्सेलरेशन स्टेशनरी है भाई, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो 0 लिख लो। अब वो बात अलग है कि m इंटू 0 0 हो जाएगा, तो n प्लस माइनस 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 एम जी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो n इज इक्वल टू एम जी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका एक रिजल्ट आ गया आपका ये। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाली बॉडी पे। इस वाली बॉडी का लिखे, मैं ये फिगर मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ये फिगर मिटा के हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। ये वाली बॉडी है मेरे पास, मैं सीधे इक्वेशन लिख देता हूँ इसका। फिर से वही काम करते हैं, अगर ऊपर को पॉजिटिव माना है तो ऊपर देखो इस पर क्या क्या लग रहा है, R, और N और mg तो नीचे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, नीचे लग रहा है तो लगने दो भाई, क्या करना है। ठीक है, इज इक्वल टू F नेट इज इक्वल टू ma होता है, मास इसका m है कैपिटल, और ये भी यार कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है तो 0 हो गया। तो हो गया R माइनस n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, या R इज इक्वल टू n प्लस एम जी। तो इस पर जो रिएक्शन लग रहा है, अगर आप देखिए तो जो वेट इस पर नीचे, क्योंकि ऐसा है ना कि इसके ऊपर एक ब्लॉक और था, तो ज़मीन पर जो फोर्स लग रही है वो दोनों की वजह से लग रही है। ज़मीन पर ये वाले ब्लॉक की वजह से भी फोर्स लग रही है, और उसके ऊपर रखे वाले ब्लॉक की वजह से, क्योंकि जो ज़मीन रिएक्शन देगी ना वो देगी ना जो टोटल उस पर लग रही हो। तो आप देख लीजिए R इज इक्वल टू n प्लस एम जी, और n तो आप वैसे ही mg निकाल चुके हैं। तो आप देखा जाए तो R की वैल्यू n की जगह mg लिख सकते हैं प्लस mg, कैपिटल mg। तो टोटल दोनों के वेट के बराबर, क्योंकि दोनों का वेट एक साथ, इसके ऊपर एक वेट और था, दोनों वेट मिला के दबा रहे हैं ज़मीन को, तभी देख सकते हैं आप कि रिएक्शन जो है नीचे वाली ज़मीन देगी वो दोनों के वेट के बराबर देगी। आई होप ये बात समझ में आई, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं कुछ एग्जाम्पल्स और आपके सामने रखता हूँ समझने के लिए। टिल नाउ आई एम टेलिंग ओनली द एग्जाम्पल्स विच कैन बी यूजफुल, ओके, विच कैन बी यूजफुल। लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे एक डिस्कस मैं ये करता हूँ कि मान लेते हैं एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ठीक, लेकिन अब की बार मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। ये मान लेते हैं m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है। ठीक, तो भाई इसकी FBDयाँ बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला काम तो यार ये करो कि इन जैसे जहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है, अगर ये फोर्स से ये ब्लॉक दबेगा तो ये दोनों को भी दबाएगा, जिससे ये भी दब रहा होगा, ये इसको दबा रहा है तो इन रिटर्न ये इसको भी दबा रहा होगा, तो इनके बीच भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो मान लेते हैं उस नॉर्मल रिएक्शन का नाम हम लोग N1 दे दें। जितना N1 से वो दबा रहा होगा उतना ही N1 से, बहुत सिंपल है ना। और यहाँ पे भी एक रिएक्शन लगा दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका नाम N2 दे दो। ठीक, और क्या बनाया जा सकता है, एक तो इनका वेट जो नीचे लग रहा होगा दे दो नाम M3G, और बदले में जो रिएक्शन इस पर लग रहा होगा R3 मान लो, इसका भी वेट नीचे लग रहा होगा जिसको हम लोग M2G लिख सकते हैं। बदले में ज़मीन भी इसको रिएक्शन दे रही होगी, मान लेते हैं वो R2 है। ये भी ज़मीन को में दबा रहा होगा जिसकी वजह से M1G नीचे लग रहा होगा, बदले में ज़मीन इसको रिएक्शन मान लेते हैं R1 दे रही है। थोड़ा सा फिगर हौश पौश लग रहा है, लेकिन जब मैं अकेले सबको बनाऊँगा आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। ठीक है, शैल आई मेक them separately?
देखो सबसे पहले हमने बॉडी बनाई, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपकी चीज़ें और खुलेंगी और फिर जितने टफ क्वेश्चन आएंगे, देखिए यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन से आप सीखेंगे और उसके बाद सिचुएशन टफ जब आएगी तो यू आर गोइंग टू फाइंड योर सेल्फ एट ईज। ओके, इस बॉडी पे ये फोर्स F लग रही थी, ठीक है, इधर से फोर्स F लग रही थी, ठीक। नीचे ये बॉडी वेट m1g से दबा रहा था ज़मीन को, ज़मीन इसको R1 से रिएक्शन दे रही थी, ठीक। और आगे देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, तो मैंने कहा ना कि इस पर जो लग रहा होगा, ये जो ये वाला एरो है ये इस पे लग रहा होगा, और ये वाला एरो हम तुमको दबा रहे हैं तो बदले में तुम मुझको दबा रहे हो, एक्शन रिएक्शन, तो मुझ पे तो रिएक्शन लगता है ना, लो बना दिया डायरेक्शन n1। अब इसकी दोनों इक्वेशन लिखनी है, 2 मिनट लगेगा लिखने में। देखो आप देखिए दो डायरेक्शन में आपको मिल रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, एक वर्टिकल, दोनों का सेपरेट लिखिए। तो सेपरेट है, मान लेते हैं R1 को हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, R1 प्लस माइनस m1g इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ। चूँकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, जैसा भी पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था आपने, है ना, यानी R1 इज इक्वल टू m1g आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैंने कहा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए, तो ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। इस डायरेक्शन की फोर्स कौन सी है, F। जो भी इस डायरेक्शन में फोर्स होंगी उन सबको पॉजिटिव लिखोगे, जो इसके अपोजिट होंगी उसको नेगेटिव लिखोगे। ओके, तो F पॉजिटिव लिखा। अब देखो इस ब्लॉक में अब केवल हम हॉरिजॉन्टल फोर्स देख रहे हैं, आगे बढ़े, लिखे माइनस n1 चूँकि ये अपोजिट है, इज इक्वल टू जो भी इस बॉडी का मास है, इस बॉडी का मास m1 है तो लिख लिया m1, और एक्सेलरेशन हमको दिया है, लिख लिया a। तो F माइनस n1 इज इक्वल टू m1a, ये इस बॉडी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन का खास कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि वो हमारे एक्सेलरेशन में कोई मतलब नहीं डाल रही, हमें मान लेते हैं एक्सेलरेशन ही निकालना था। अब सेकंड वाली बॉडी का देखिए, ये सेकंड वाली बॉडी है, सेकंड वाली बॉडी पर भाई एक तो नीचे की ओर m2g लग रहा होगा और बदले में ज़मीन उस पर रिएक्शन R2 लगा रही होगी। इधर से ये वाला ब्लॉक इसको दबा रहा होगा, n1 इस पे एक्शन हो रहा है ना पहले वाले ब्लॉक का, और उधर से ये वाली फोर्स जब इसको ये दबाएगा बड़े वाले ब्लॉक को तो m3 भी उसको दबाया होगा, तो ये वाली फोर्स उधर से लग रही होगी। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। n2 फिर से चाहे तो आप इस इक्वेशन लिखिए, m2g या R2 माइनस m2g, R2 को पॉजिटिव लिया, m2g नेगेटिव, इज इक्वल टू 0, चूँकि उस डायरेक्शन में वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं। इस डायरेक्शन में देखो तो मैंने कहा जो इस डायरेक्शन में फोर्स है वो पॉजिटिव हो गई n1, और ये वाली नेगेटिव हो गई n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, क्या इसका मास है भाई, m2 मास है, लिख लो m2 इंटू एक्सेलरेशन। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक। पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड ये आ गई, थर्ड लिख लो भाई। थर्ड को लिखने के लिए मैं ज़रा यहाँ पे काम कर देता हूँ, ये वाली बड़ी वाली बॉडी है। अब ये m3g और R3 में नहीं लिखना, वो तुम लिख लेना, m3g नीचे लग रही होगी, है ना, m3g नीचे लग रही होगी, ऊपर रिएक्शन R3 लग रहा होगा। इधर से देखो ये वाली ब्लॉक का जो एक्शन लग रहा था n2 वो लग रहा था, और कोई फोर्स नहीं लग रही है इस पर हॉरिजॉन्टल में, आप देख सकते हैं, कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे, मैं देखूँ वहाँ से विजिबल है ना, नहीं अच्छे से विजिबल है तो मैं ठीक है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, मैं ये रब कर दे रहा हूँ, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट पड़ती है उसकी वजह से विजिबिलिटी घट जाती है वहाँ पे। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये वाले ब्लॉक को फिर बना दे रहा हूँ, इधर से n2 लग रहा है, नीचे m3g लग रहा है, और ऊपर R3 लग रहा है, और कुछ नहीं है, और एक्सेलरेशन तो इसका है ही। तो ये n2 बस, और कोई फोर्स ही नहीं है, इज इक्वल टू क्या मास है इसका, m3 इंटू एक्सेलरेशन a, ये आ गया। और बाकी r माइनस m3g इज इक्वल टू 0, तो R3 इज इक्वल टू, वो तो उससे इस इक्वेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन मैंने आपको एक्सेलरेशन निकालने को कहा है, ठीक है। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, वो जो इक्वेशन मैंने पीछे में देखिए रब की है वो वाली इक्वेशन है,
आप सबको सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। n2 की जगह आप m3 लिख लीजिए, तो n1 माइनस m3a इज इक्वल टू m2a। तो n1 की वैल्यू हो गई m3 प्लस m2a, ये n1 की वैल्यू हो गई। याद करिए पहला इक्वेशन क्या था जो पहली वाली बॉडी पे लग रहा था, f माइनस n1 इज इक्वल टू m1a। तो f माइनस, अब n1 की जगह ये पूरी चीज़ लिख लीजिए जो कि है m3 प्लस m2a इज इक्वल टू m1a। तो f को आप ये पूरी चीज़ को उधर ले जाइए, तो a एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी ना, m2 प्लस m3a। तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आई होप ये बात समझ में आई आपको, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको कुछ टेंशन वाली प्रॉब्लम्स कि कहाँ टेंशन लगती है, रस्सी में टेंशन कहाँ लगता है। लेकिन उसके पहले मैं ये ब्लॉकिंग वाला सिस्टम एक जगह और डिस्कस कर देता हूँ। वो कौन सी जगह है भाई? वो जगह है ये, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये। मान लेते हैं अब ये ब्लॉक्स ऐसे रखे होते, एक ब्लॉक ये होता और एक ब्लॉक ये होता। ये मान लेते हैं m1 ब्लॉक होता, ये मान लेते हैं m2 ब्लॉक होता, और F वाली फोर्स ऐसे लगा रहे होते हैं आप। अब क्या होता, ये चीज़ पहले मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप इसमें कोशिश कीजिए FBD बनाने की, नहीं तो फिर तो मैं आपकी मदद करूँगा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं, मान लेते हैं इंक्लाइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन समझते हैं ना, कोई प्लेन है लेकिन वो इंक्लाइनेशन पे है, ठीक है। कितना हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन पे, थीटा एंगल पे है। तो अब यहाँ पर एक तो फोर्स लग रही है जो प्लेन के पैरेलल लग रही है इस बॉडी पे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से इस पर धक्का मिलने लगा। मान लेते हैं इस पर इसकी वजह से एक्सेलरेशन ए हो रहा है, ठीक। अभी हमने जितने भी एग्जांपल बताए वहाँ हमने जहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा था हमने फ्रिक्शन डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि फ्रिक्शन एक अलग से फोर्स आ जाएगी। पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वो अलग से केवल एक फोर्स रहेगी, उसको ऐड कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी टू जस्ट मेक इट सिंपलर आई हैव नॉट ब्रॉट फ्रिक्शन ओवर हियर। तो F फोर्स से इसको दबा रहे हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर की ओर, टोटल सिस्टम एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इनके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ये अगर एक्शन कर रही होगी इस पर तो बदले में इस पर रिएक्शन लग रहा होगा। तो इस एक्शन रिएक्शन को हम N नाम दे देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब आगे देखो, अब हर एक बॉडी पे देखो क्या हो रहा है। इस बॉडी पर इसका वेट, क्योंकि वेट हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है, m1g नीचे लग रहा होगा। अब गौर करने वाली बात, ज़मीन इस पे जो रिएक्शन दे रही होगी, क्योंकि ज़मीन को तो ऐसे दबा रहा है ना ये, तो ज़मीन हमेशा नॉर्मल की ओर, मतलब फोर्स जब कांटेक्ट जो होती है दो बॉडी के, उसके नॉर्मली ही फोर्स लगती है। ये ध्यान रखिएगा नॉर्मल कैसे लगता है। अभी अलग अलग नॉर्मल लगाने के मैं तरीके भी बता दूंगा आपको। ए देखिए ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा इस पर, ठीक। इस नॉर्मल का नाम हम एक काम कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं R1, ठीक। इसी प्रकार से ये वाली, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हौश पौश हो रहा है, बट मैं इनको अलग अलग करके बता देता हूँ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऐसे लग रहा होगा, ठीक। अब हम इस बॉडी को अलग बनाते हैं। ये ऐसे बॉडी दिखाई दे रही थी, ये है ना, m1 बॉडी थी, नीचे की ओर उस पर ग्रेविटी लग रही थी m1g, और जस्ट जिस सरफेस को दबा रहा था वो सरफेस ऊपर उस पर R1 के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही थी, ठीक। और जो दूसरी वाली बॉडी है वो उस पर रिएक्शन नॉर्मल N नाम से अलग दे रही थी, ठीक। और ऊपर की ओर पैरेलल में एक F फोर्स लग रही थी। ये फोर्सेस टोटल लग रही हैं, इधर से F लग रहा है, इधर वेट लग रहा है, इधर ये वाला रिएक्शन, उधर वो वाला रिएक्शन। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अभी मैं नॉर्मल रिएक्शन में आपको 2-4 एग्जांपल और बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन लगता कैसे है, ठीक है। और भी जगहों पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ कैसे लगता है, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए। इतनी बात समझ में आई? अब देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज इट इज़ कोई डायरेक्शन नहीं होते। हमारा काम ये है कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं हम उनको 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें। वो 2 डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो बहुत अच्छा है,
ये बेस्ट तरीका होता है। ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि चीज़ों को सिंपल बनाया जा सके, चीज़ों को कन्वीनियंट बनाया जा सके। ओके, वी आर ट्राइंग टू मेक इट सिंपलर सो दैट इट कैन बी सिंप्लीफाइड ईजिली व्हेन वी आर गोइंग टू फॉर्म द इक्वेशन, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो एक काम करिए, सबसे बेस्ट इसमें तरीका ये है कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन एक ये डायरेक्शन में हम लोग सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यार, अब जो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है उनको मत छुओ। तो ये वाली फोर्स ये डायरेक्शन में तो है ही, तो इनको नहीं छूते हैं। और ये वाली फोर्स भी, मैंने कहा ना, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन को अपना मेन डायरेक्शन मान लेते हैं हम लोग। अब ये थोड़ी सी अलग है उन सब से, तो इसी को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाली फोर्स को एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। अब कितना सिंपल है, ये देखो यहाँ बनाना था, यानी ये वाली वेट को आपने इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया था। अब ये बताने की बात नहीं है, अगर आप इतने होशियार हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा ही। हम ये ट्रायंगल इसलिए बना दे रहे हैं, ये देखो, अब ये एंगल थीटा था, तो अगर ये थीटा है, तुम ये वाली फोर्स को यहाँ पे भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये ट्रायंगल देखो, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा। ये याद रखो कि अगर ये थीटा है और दूसरा 90 है तो ये वाला एंगल हमेशा 90 माइनस थीटा होता है। ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो देखो ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा एंगल कितना हो गया, 90 में से जो एंगल था वो 90 माइनस थीटा माइनस कर लो, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये थीटा होगा। तो आगे से अब ये याद रखना कि कभी भी ऐसा ट्रायंगल हो तो अगर ये वाला थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होता है। ये आपके सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंट आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम नाउ यू कैन यूज़ इट एवरी टाइम। ओके, इफ़ दिस थीटा, आप वैसे भी देख सकते हैं, ये थीटा है तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा। तो अगर ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया m1g cos थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो गया, m1g, जो ये वाला एंगल है उसका cos लिख लो। तो ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा होगा। तो cos 90 माइनस थीटा जब लोगे, हम लोग हमेशा cos कंपोनेंट ही लेते हैं। ज़रा मैं ये क्लियर कर दूं, साइन तो वो बन जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ ये मैं समझा देता हूँ, ये बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, मैं यहाँ पे हटा के बता देता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपकी फोर्स है, ये डायरेक्शन अगर थीटा है, तो अगर ये ए है तो इसका रेजोल्यूशन इधर हम लिखते हैं ए कॉस थीटा, तो इधर वाले को आप बोलते हैं ए साइन थीटा। और कभी कभी स्टूडेंट ये कंफ्यूज जाता है सर कि किसको कॉस माने किसको साइन। यार कॉस साइन कुछ नहीं होता, होता ये है कि अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल 90, अगर ये थीटा 90 माइनस थीटा। तो जब ए का कंपोनेंट इधर लोगे कॉस में, कंपोनेंट कॉस में ही लिया जाता है, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाले एंगल का कॉस लोगे जब, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसलिए साइन थीटा लिखने लगते हैं इसको, ठीक है। आपके कन्वीनियंस के लिए समझ लीजिए कि अगर एक फोर्स है, ये वाली फोर्स थी, एक डायरेक्शन ये था, एक डायरेक्शन ये था, तो अगर एक को थीटा तुमने देख लिया, अगर वो थीटा आ रहा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो यानी इसको अगर कॉस लिखोगे तो उसको साइन लिख देना पड़ेगा, बस खत्म हो गई बात। तो m1g कॉस थीटा हो गया, तो ये हो गया m1g साइन थीटा। समझ में आई बात। अब ये दोनों फोर्सेस आ गई, तो चाहो तो इसको हटा दो, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे पास बस इतनी फोर्सेस हैं, बस इनको आपको लिख लेना है। अब देखो, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। डू यू सी एनी एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन? ओके, it means that if you are going to write the equation, it will be very simple. What the equation will be, let's see. What the equation will be, let's see. इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एफ नेट हम लोग इधर लिखते हैं। मान लो ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लिखेंगे R1, नीचे वाला नेगेटिव हो गया, माइनस m1g cos थीटा इज इक्वल टू, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो चाहो तो मास इंटू ज़ीरो या ज़ीरो ही लिख लो, ठीक। और इस डायरेक्शन में चूंकि एक्सेलरेशन ऐसे डायरेक्शन में था, आप देख सकते हैं, तो ऊपर वाले डायरेक्शन को, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो ये हमारी जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी F, वो पॉजिटिव हो गई। तो F माइनस ये वाला डायरेक्शन अपोजिट है, N इज इक्वल टू जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या है, अच्छा सॉरी, F माइनस N,
और दूसरी फोर्स ये वाली भी लग रही है, वो भी इस डायरेक्शन में लग रही है, माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या मास है इसका, जो भी इसका मास हो, इनटू एक्सेलरेशन जो भी हो लिख लीजिए। ठीक है, ये आ गई इसकी इक्वेशन। इसी प्रकार से ऊपर वाली बॉडी पे आओगे तो ऊपर वाली बॉडी पे अगर आपको एफ बी डी उसका इक्वेशन लिखनी, पहले उसकी एफ बी डी बनाते हैं। देखिए ये वाली बॉडी है m2, तो m2g नीचे लग रहा है, ये वाला जो एक्शन ये वाली बॉडी इस पे लगा रही थी वो एक्शन बना लेते हैं, ये बना लिया एक्शन, नाम था इसका n, और कोई फोर्स तो लग नहीं रही इधर, m2g इधर लग रही है, और बाकी जो रिएक्शन इसको ज़मीन दे रही होगी, जो ये फ्लोर दे रहा होगा, उस रिएक्शन को लिख लेते हैं, मान लेते हैं वो है आपका R2, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, शैल आई रब दिस डाउन, हैव यू रिटन ऑल दिस। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि ये n है, ये R2 लग रहा है, m2g नीचे लग रहा है, फिर से वही काम करेंगे, m2g का एक कंपोनेंट ऐसे रिजॉल्व और एक कंपोनेंट ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा m2g cos थीटा। कैसे हुआ वो आप देखिएगा, मैं समझा चुका हूँ, बार बार एक चीज़ समझाना गंदी बात होती है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो m2g साइन थीटा इधर लग रहा है, m2g cos थीटा इधर लग रहा है, तो जब इस पे एफ बी डी लिखोगे तो लिखोगे n, क्योंकि ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है, तो n माइनस m2g साइन थीटा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे, अब ये वाली फोर्स को भी रिजॉल्व करने के बाद मिटा दिया करो, सबसे बेटर आपके समझने के लिए। बस इस डायरेक्शन में केवल आपकी n है माइनस m2g साइन थीटा, n को पॉजिटिव ले चूँकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, m2g साइन थीटा इज इक्वल टू जो भी इसका मास है इनटू एक्सेलरेशन, और ये डायरेक्शन में आप ऊपर R2 लिख लीजिए, R2 माइनस m2g cos थीटा इज इक्वल टू, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये दो इक्वेशन नीचे वाले से आ गई। ठीक है, अभी ये देखने में आपको वो लग रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकली मैं करूँगा तो सब क्वांटिटी न्यूमेरिकली लिखी जाएंगी, तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको रब डाउन करता हूँ, और अब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ज़रा मैं टेंशन फोर्सेस भी आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे कि टेंशन फोर्स कैसे बनती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। टेंशन फोर्स, देखो टेंशन कहाँ होगी पहले मैं, अच्छा जिसे मैंने कहा था नॉर्मल रिएक्शन, तो वो कुछ बताने के लिए, मान लो कोई बॉडी है, कोई एक रॉड रखी है, सीढ़ी रखी है, रॉड रखी है, तो यहाँ पे जो इस सरफेस को दबा रही है, याद रखो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है ऐसे, और इधर जो ये बॉडी इस सरफेस को दबा रही होगी, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा होगा। कोई ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा ब्लॉक है, कोई यहाँ पे ऐसे बॉल रखी हुई है, तो बॉल दो, मान लेते हैं इधर बॉल पे आप फोर्स लगाते हैं तो ये दो सरफेस को टच कर रही है, तो इधर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा, और इस सरफेस के टच कर रही तो ये सरफेस लगा रही होगी, ये इधर लगा रही होगी। ठीक है, अब आप देखो ऐसा नहीं है, ये बॉल भी इस पर, ये तो रिएक्शन दिखा रहा हूँ ना मैं, केवल रिएक्शन जो मुझ पे लग रहा है, बाकी ये नॉर्मल रिएक्शन ये दीवार पे भी तो लगा रही होगी, लेकिन वो दीवार पे लग रहा होगा, वो तो दीवार की एफबीडी में आएगा ना, वो तो हम दोनों को, इसलिए हम लोग अब केवल बॉडी का दिखाते हैं, यानी दीवार का दिखाएंगे तो उस पर ऐसे एक फोर्स दिखाएंगे और इधर एक फोर्स ऐसे दिखाएंगे, और जब बॉल का दिखाएंगे तो बॉल पे ऐसे दिखाएंगे कि इधर जो इस पे, क्योंकि ये तो रिएक्शन है और एक्शन जो है वो दीवार पे लग रहा है। यही चीज़ ये भी है, ये भी इसको ऐसे दबा रही होगी, लेकिन ये जो है वो दीवार पे लग रहा होगा। ये जो हम दिखा रहे हैं ये ऊपर के एरो, ये केवल रॉड पे लगने वाली फोर्स है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, वन बॉडी पुट अ एक्शन ऑन इट, द अदर बॉडी पुट अ रिएक्शन ऑन इट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये छोटी सी बात थी, इसको जल्दी से समझ लिया आपने। बाकी सब जो मैं प्रॉब्लम करूँगा, सबसे मुद्दा वाला वही है, जब प्रॉब्लम आप सही करेंगे तभी आपको असली मज़ा आएगा, बिना प्रॉब्लम के कोई मज़ा नहीं आने वाला है। अब देखो टेंशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये है तुम्हारी रस्सी, ठीक है, सॉरी रस्सी कह रहा हूँ सॉरी, ये आपकी पुली है,
देखिए पुली के अराउंड एक स्ट्रिंग लगी हुई है, इधर एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, और ये पुली ऊपर ऐसे 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 बंधी हुई है, ठीक है। अब ऐसा है कि सबसे पहली बात ये बताना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा ऑलवेज, कि जो भी स्ट्रिंग की बात होगी, अगर ये स्ट्रिंग अभी जो भी आप चर्चा करने वाले हैं, जब तक कि आपका रोटेशन मोशन नहीं आ जाता, ये रस्सी को हम लोग मासलेस बोलते हैं, यानी इस रस्सी का, इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। जो पुली है हमारे पास, उस पुली को भी हम लोग मासलेस बोलते हैं। या तो हम लोग उसको मासलेस बोलते हैं या हम उसको लाइट बोलते हैं। बोल देगा पुली इज़ लाइट, इसका मतलब पुली का कोई मास नहीं है। अभी वजह समझ में आएगी ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मास होता तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता। तो अभी आप जो भी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रिंग, आप लिख लीजिए, स्ट्रिंग इज़ मासलेस और लाइट, है ना। एक तो लाइट है और मासलेस है, या और जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो बढ़ने वाली भी नहीं है, नॉन एक्सटेंसिबल है, यानी कि वो खींच नहीं सकती। अगर वो खींचेगी तो वहाँ कुछ और फोर्सेस भी काम आएंगी। तो ये रस्सी एक ऐसी रस्सी है जो खींच भी नहीं रही है, नॉन एक्सटेंसिबल है, और प्लस ये लाइट रस्सी है, और जिस पुली पे लगी है वो भी लाइट है। अगर ऐसा है, क्योंकि ऐसा ही हम अज्यूम करके चलेंगे, सवालों में भी लिखा होता है लाइट पुली, मासलेस स्ट्रिंग और लाइट स्ट्रिंग, ये सब लिखा होता है। तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि इस पूरी स्ट्रिंग में भले ही ये एक पलटी इधर दिखाई दे रही है, एक उधर दिखाई दे रही है, एक अलग मास को पकड़ी हुई है, एक अलग मास को पकड़ी हुई है, इस पूरी रस्सी में एक टेंशन होगी पूरे में, थ्रू आउट। अगर ये लाइट नहीं होती, अगर इसके पास मास होता, तो आप समझ लीजिए कि टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं होती। अब टेंशन लगाई कैसे जाती है? जब भी आप रस्सी को, ये भी एक्शन रिएक्शन थ्योरी ही है। देखिए रस्सी खींच रही है, पूरी रस्सी खींची हुई है, इस वेट की वजह से रस्सी खींची हुई है, ऊपर पुली लगी हुई है। मान लेते हैं ये सिस्टम इस समय इधर से नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उधर से ऊपर जा रहा होगा, यानी ये सिस्टम ऐसे जा रहा है ना। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मान लेते हैं M2 इज़ ग्रेटर देन M1 है, जिसकी वजह से, है ना। और ये भी मान लेते हैं कि ये M2 जैसे जा रहा है, तो पूरी रस्सी में टेंशन लगाने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पे भी, जिस बॉडी पे लगी, ये बॉडी है तो इस बॉडी से अवे आप ऐसे दिखा दीजिए, इस बॉडी पे दिखाना है तो इस बॉडी से अवे आप ऐसे दिखा दीजिए, इस बॉडी पे दिखाना है आप ऐसे दिखा दीजिए अवे, इस बॉडी पे दिखाना है आप ऐसे दिखा दीजिए। अच्छा, ये रस्सी दूसरी रस्सी है जिससे कि ऊपर ये बंधी हुई है, मान लेते हैं इस पर अलग टेंशन होगी क्योंकि ये रस्सी ही अलग है, तो इसका नाम आप T डैश दे दीजिए। और ये तो हम अब FBD बनाते हैं, तो M2 ब्लॉक पर नीचे ग्रेविटी लग रही होगी M2G, जिसकी वजह से रस्सी की टेंशन ऊपर लग रही होगी उसकी, ठीक है, और अल्टीमेटली उस पर नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है। हम चाहें तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसका जल्दी से। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का नीचे है तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो M2G हमारी फोर्स पॉजिटिव हो गई, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, माइनस टेंशन ऊपर की ओर है, टेंशन लिख लीजिए, इज इक्वल टू F नेट आ गया तुम्हारा, और F नेट बराबर जो भी फोर्स नेट लग रही है वो इतनी ही फोर्स, और कोई फोर्स तो है नहीं इसमें, और कोई है क्या, इज इक्वल टू मास टाइम जो भी इसका मास है इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब इस बॉडी पे आते हैं, तो ये बॉडी पे अगर आप देखिए तो M1G नीचे, इस पर ग्रेविटी लग रही होगी और टेंशन ऊपर की ओर, वो तो पता है बॉडी पर हमेशा अवे की ओर दिखाते हैं, हमेशा जिस बॉडी पे दिखाएंगे अवे की ओर दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन इसका ऊपर है तो ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इस डायरेक्शन में टेंशन है तो इस बॉडी के लिए टेंशन हम पॉजिटिव मानेंगे, टेंशन माइनस नीचे की ओर M1G लग रही है, और दैट इज़ इक्वल टू जो भी इसका मास है और जो भी इसका एक्सेलरेशन है। ठीक, पुली का बना लेते हैं, पुली पे आते हैं, पुली पर ऊपर टेंशन T डैश लग रही है। अब यहाँ कोई भी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की नहीं है, तो जिसको तुम्हारा मान है पॉजिटिव मानो, जिसको नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस T डैश को पॉजिटिव मानोगे तो ये दो नीचे नेगेटिव हो जाएंगे, इसको पॉजिटिव मानोगे तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। भी समझ लो क्यों, देखो इस पर इधर भी T लग रही थी और इधर भी T लग रही थी, लग रही है ना T। तो अगर T डैश माइनस T प्लस T, दोनों माइनस T लिखोगे, माइनस T लिखोगे तो जाओ तो
इज इक्वल टू जो भी इसका मास है, मास तो हमने पहले ही लाइट बोल दिया है 0, इंटू एक्सेलरेशन उसका वैसे भी नहीं है, तो 0 0 तो 0 ही होता है, तो टी डैश माइनस 2t इज इक्वल टू 0 या टी डैश इज इक्वल टू 2t। अब अगर तुमने नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया होता तो 2t माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0 लिखते, है ना, ऊपर वाले को नेगेटिव। बात तो यही होती ना, तब भी कोई फ़र्क। अब इस वाले का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि पुली का सिस्टम, हमें एक्सेलरेशन पता करना था, पुली तो वैसे भी एक्सेलरेट नहीं कर रही, आप अभी इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी नहीं लिखेंगे इसका। अब यहाँ पे कोई कहता है ये दोनों इक्वेशन को भैया ऐड कर दो तुम, तो ऐड कर दोगे तो ये टी माइनस में ये टी प्लस में है, ये दोनों आपस में जाएंगी कट, यहाँ आ जाएगा m2g, ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया है मैंने, माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई भाई, चाहो तो m2 माइनस m1 लिख लो, g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया आपका। बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी और प्रकार की रस्सियाँ या वो लगी होंगी, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं कॉपी में आपको करके दिखाऊं, बोर्ड में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं सही चीज़ें, तो कुछ कॉपियों में मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करेंगे, वो आप देखिए।